हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हो। आज अपन करेंगे द्विघात समीकरण करेंगे। कक्षा 10 के गणित द्विघात समीकरण। ये अपने द्विघात समीकरण जो हैं एक्सरसाइज 4 हैं और आज अपन करेंगे 4.1। ठीक है, ये जो नई बुक्स हैं 2023-24 उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा बहुत इसका इंट्रो कर देते हैं कि ये होता क्या है। आपने पहले भी बहुपद पढ़ा है ना, लेकिन द्विघात समीकरण का कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है, चैप्टर का भी मतलब नहीं है, ना ये सॉल्व करने का मतलब ना सॉल्व होगा। तो इंट्रो के अंदर सबसे पहला है कि ये जो द्विघात समीकरण होती हैं इसका मानक रूप क्या है। आप चाहे इसका मानक रूप बोलो या फिर इसका व्यापक रूप बोलो, है ना, वो क्या है। तो इसका जो व्यापक रूप है या फिर इसके द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ये होता है, हमेशा इस रूप के अंदर ही आपको लेके आनी है। ax² + bx + c = 0। ये इसका व्यापक रूप है। इस रूप के अंदर ही समीकरण होती हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो द्विघात समीकरण होती हैं इसमें जो चर होता है वो एक ही चर होता है। ध्यान रखना, कितने चर होते हैं, एक चर। कौन सा चर, अभी कौन सा है, x है, वो कुछ भी हो सकता है, x, y, p, q, है ना, लेकिन होना एक ही चाहिए। जैसे मान लो इस तरीके का द्विघात समीकरण नहीं है कि ये ax² + by + c = 0। देखो इसके अंदर चर कितने आ गए, x और y, दो चर आ गए। तो दो चर वाले अपन ने रेखिक समीकरण पढ़े हैं, ध्यान रखना। उसके जो भाषा के क्वेश्चन बनाए वो अलग है। द्विघात समीकरण है, इसमें सिर्फ एक ही चर है, ठीक है, वो है x है। अब यहाँ पर अचर कौन है, जो इसके अंदर मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो सारी मैं बताता रहूँगा। ठीक है, अचर इसके अंदर है a। अब a है क्या, x² का गुणांक है। और कौन है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। और c अपने आप में एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये इसके गुणांक है। आप इसमें ये लिख सकते हो कि भाई जो a है, b है या c है, ये कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरी बात है कि द्विघात का मैन तो मैंने लिखा ही नहीं। इसकी जो अधिकतम x की, यानी कि अचर है, सॉरी चर है x, इसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए भाई, अधिकतम घात होनी चाहिए 2। यहाँ पे चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। फिर x की अधिकतम घात कितनी, 1 है। फिर x की अधिकतम घात कितनी है, 0 है। ठीक है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा इसमें यह है कि जो a है, a ≠ 0। बच्चों ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे एक एक नंबर या ऑब्जेक्टिव में 100% यही आते हैं और नंबर कटने का चांस यहीं से होता है। बड़े क्वेश्चंस के अंदर अगर बीच में कोई मिस्टेक भी हो जाए, थोड़ी बहुत उसका मेथड सही हो तो नहीं कटते हैं नंबर। लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, इनमें अबसद में आते हैं और 100% नंबर करने का चांस रहता है। अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपना एक भी नंबर जो है नहीं कटें, 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, इसके अंदर a ≠ 0। अब a ≠ 0 क्यों होना चाहिए, देखो अगर मैं a को 0 करता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा तो x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। तो x की अधिकतम घात 1 होगी तो वो द्विघात होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। द्विघात का मतलब है अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वो 2 वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो a ≠ 0 होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि इसमें जो इस तरीके से जो लिखा हुआ आएगा, ये जो है ना ax² + bx + c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p of x ax² + bx + c = 0, यानी कि p of x का मान है ये। अब ये p क्या है पता है,
पी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, पी का मतलब होता है बहुपद, बहुपद वो भी चर क्या है बहुपद में, एक्स है, तो ये एक्स के टर्म्स में आ गया, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा हुआ हो पी ऑफ टी, तो यहाँ क्या लिखा होगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0। तो ध्यान ये रखना है कि जो ये p ऑफ x है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बस इतने ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको p ऑफ x जो हैं ये बराबर जो 0 है, इसमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि p ऑफ t जो है या p ऑफ x के जो पद हैं वो घटती घातों के रूप में होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट p ऑफ x है, इसमें आप ये लिखोगे कि p ऑफ x के पद p ऑफ x, इस p ऑफ x का मतलब ये होता है इसका व्यापक रूप, p ऑफ x के पद, पद का मतलब ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो p ऑफ x के जो पद हैं वो p ऑफ x के जो पद हैं वो घटती घातों के रूप में होना चाहिए, घटती घातों के रूप में होना चाहिए, घटती घातों के रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा आ गया ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो x की अधिकतम घात कितनी, 1, फिर 2, फिर यहाँ पे x की अधिकतम x की घात 0 है, ध्यान रखना यहाँ c जो है वो x की घात 0 से गुणा है, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, और 1 से उस संख्या को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो चीज़ है ना ये गलत है। इसने कहा कि घटती घातों के रूप में होना चाहिए, यानी कि पहले जो है वो बड़ी घात होनी चाहिए, फिर छोटी घात होनी चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, 2 1 0 घटती घातों के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का जो बेसिक है, एक एक नंबर के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब देखो अब अपन करेंगे 2 फॉर्मूले हैं वो और ध्यान में रखने हैं, वो मैं बता देता हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। ओके, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सूत्र। अभी एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं आपको ध्यान में रखने हैं, उनको बिल्कुल आप रट लो, और ये अपन यूज़ करते भी आ रहे हैं क्लास 9 से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक है a प्लस बी का होल क्यूब, और एक है a माइनस बी का होल क्यूब। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले क्या है मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, मतलब सही तो है, इसको आगे पीछे करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ओके, कुछ बच्चे ऐसे भी याद करेंगे, कैसे कि ये जो 3ab है ना इसको गुणा कोष्टक से गुणा करके लिख दो, यानी कि इसको खोल के 3ab को पहले इससे गुणा करो, फिर 3ab को इससे गुणा करो, यानी कि एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसका सरल रूप ही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, अब a से गुणा होगा तो a और a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b प्लस b को b से करोगे तो b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। लेकिन इसको जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो और अलग होगा। क्यों होगा? देखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी माइनस 3ab और a से गुणा होगा तो माइनस 3a² b, माइनस 3ab माइनस बी से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस यहाँ पर गलती करने का चांस होता है। मैं हर टर्म्स में, हर क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ज़रूर बताता रहूँगा कि आप आखिर गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। अक्सर होती है गलती, वो चीज़ मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो माइनस 3ab और माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो 4.1 करने के लिए ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आप पहले इनको याद करें, चाहे बाद में याद करें, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है और आपको जांच करना है कि ये द्विघात है या नहीं है। देखो बच्चों, द्विघात किसको बोलते हैं? जिसकी घात कितनी आ जाए, 2 आ जाए। किसकी? जो चर है, जो x है, उस x की घात कितनी आ जाए, 2 आ जाए। अगर x की घात 2 आ रही है तो द्विघात है, नहीं आ रही तो नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मैंने जो 4 फॉर्मूले बताए हैं वो याद करना है और सॉल्व करते जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो इसका पहला देखो, यहाँ पर ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये आपको किस जैसा लगता है, कैसा रूप लग रहा है? तो ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं। देखो a², a कौन है? x, b कौन है? 1। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x² प्लस b का स्क्वायर, b कौन है? 1, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b। ओके, अब इधर आओ बराबर के। ये जो 2 है ना, ये x से भी गुणा है और ये 2 माइनस 3 से भी गुणा है, ब्रैकेट से गुणा है ना। तो पहले 2 को x से गुणा किया तो कितना आ गया? 2x। फिर 2 को माइनस 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? -6। अब क्या करना है, बराबर के इधर जो भी हैं इस पूरे को उधर भेज देना है ना, क्योंकि अपने को कैसा रूप लेके आना है? मानक रूप लेके आना है ना। मैंने अभी पहले बताया था। इन सभी को इधर लाऊंगा तो इनके जो चिन्ह है ना, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो भाग के हैं वो गुणा में आ जाएंगे, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 गुणा x गुणा 1 2x हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आ गया तो माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर आ गया तो प्लस का 6। अब बताओ इधर कौन बचा? 0। सारे उधर भेज दिए। अब इसको सोल्व करो। प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया तो भाई यहाँ कौन बच गया? x²। 1 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए, बराबर 0। अब मुझे यहाँ बताएं, ये जो समीकरण आई है इसमें x की अधिकतम घात कितनी आई है? तो x की अधिकतम घात 2 आई है। जब x की घात अधिकतम 2 आई तो ये क्या हो जाएगा? अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ओके, बस इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। छोटे लेवल से, यानी कि सिंपल के पहले क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, सिंपल से थोड़े हार्ड। अब इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है? बस ये ब्रैकेट को सॉल्व करना। मतलब -2 है वो इससे भी गुणा है और -2 इससे भी गुणा है। चिन्ह का ध्यान रखें, कैलकुलेशन सही करें और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x² ये है माइनस का 2x बराबर -2 3 से गुणा है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 6। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 2x। अब ये पूरे को इधर भेज दो, तो इधर भेजा तो ये हो जाएगा अपने x² माइनस का 2x, माइनस के 6 इधर आ गए तो प्लस के 6।
प्लस के 2x इधर आ गए तो माइनस के 2x बराबर 0। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। बताओ यहाँ पर कि भाई x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, द्विघात समीकरण होगा, ये अपना हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है ना। अब क्या है, इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरा कोष्टक है ना, ये भी पूरा कोष्टक है, तो ये पूरा कोष्टक इससे गुणा है, यानी कि ये दोनों आपस में गुणा है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है। ओके, ये भी पूरा कोष्टक, ये भी पूरा कोष्टक आपस में क्या है, गुणा है। अब इस पूरे को इस पूरे से गुणा कैसे करते हैं, देखो ये जो x है ना, ये x भी इससे गुणा है और ये x इससे गुणा है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, ये जो -2 है ना, ये -2, ये -2 इससे गुणा है और ये -2 इससे गुणा है, ठीक है। आप चाहो तो इधर से इधर भी कर सकते हो। कैसे करोगे कि ये जो x है ना, ये x इससे भी गुणा है, ये x इससे भी गुणा है, बस चिन्ह का ध्यान रखें। ओके, ये जो 3 है ना, ये 3 इससे गुणा कर दो और ये 3 को इससे गुणा कर दो। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अपन इस वाले तरीके से दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले x को x से गुणा करता हूँ। देखो ऊपर वाले ब्लैक वाला x को x से किया, फिर x को 1 से किया, तो x को x से गुणा करूँगा तो x की घात 2। अब ये प्लस का है ना, ध्यान रखना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो x को 1 से किया तो x, बस। अब आ जाओ इधर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 एकम 2, बात ख़त्म। बस इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, x को x से गुणा करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर, फिर x को 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और फिर -1 को x से किया तो कितना हो गया, -x, -1 को 3 से किया तो क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि ये माइनस प्लस गुणा में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इस पूरे को यहाँ से उठा के बराबर के इधर लेके आ जाओ, और इनके जो चिन्ह हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। ये प्लस का 3x है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x। ये माइनस है तो प्लस का x, ये माइनस है तो प्लस का 3, और इधर कौन बच जाएगा, 0। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो x स्क्वायर आ रहा है, ये x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का है, कट गया। ये x और x कितने हो गए, प्लस के 2x और ये माइनस के 2x आपस में कट जाएंगे। पहले अपन थोड़ा इसको सही कर देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि ये x और ये x कितने हो गए, 2x, और ये हो गए माइनस के 2x, और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब बताओ, ये प्लस 2x माइनस x कट गया, जब ये कट गया तो कितना आ गया, 1, यानी कि इसमें अब बोलोगे इसमें तो सर चर है नहीं, बिल्कुल है, x की घात कितना है, 0 है, बराबर 0। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आ गई, 0। इसलिए ये द्विघात है या नहीं है, पहले तो ये बताएं, द्विघात है या नहीं है, ये द्विघात नहीं है, ये मेरा आंसर। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है ना, अभी तो पहले किया था वैसे ही करना है। x को इससे गुणा करना है, फिर x को इससे गुणा करना है, ठीक है, फिर 3 को इससे गुणा करना है और फिर 3 को
इससे गुणा करना है। तो अपना तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, x इससे भी गुणा हो जाएगा और ये x इससे भी गुणा हो जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान तरीके से, तो ये बहुत आसान है, अच्छे नंबर में भी आता है बोर्ड में, ठीक है। x को 2x से किया तो ये हो जाएगा 2x को x हो गया तो x की घात 2 यानी कि 2x²। x को 1 से किया तो ये हो गया x -3 और 2x तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6x -3 और 1 ये हो जाएगा -3। ये अपना ब्रैकेट ओपन। x को x से किया तो कितना हो गया x²। x को 5 से किया तो कितना हो गया प्लस के 5x। ओके, अब देखो इस पूरे को बराबर के इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यही करते आ रहे हैं। 2x² प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का x² और ये हो जाएगा माइनस के 5x बराबर 0। अब देखो प्लस के 2x² और माइनस का x², तो भाई एक x² प्लस का ज़्यादा, प्लस का माइनस के 5x और माइनस के 6x तो माइनस के 11x और प्लस का 1x तो माइनस के 10x ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 3 और बस कुछ बचा ही नहीं तो माइनस के 3 बराबर 0। ये अपना फाइनल आ गया है। अब बताओ ये इस रूप में है या नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसके मानक रूप में आ गया। मतलब कुल मिला के चेक ये करना है, बताओ x की अधिकतम घात कितनी है, भाई x की अधिकतम घात है 2 तो ये द्विघात है या नहीं है, ये द्विघात है। ओके, इसको करते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सॉरी। 2x को x से किया तो ये आ गया अपना 2x²। 2x को -3 से किया तो माइनस का 3 दूनी 6x। अब -1 को x से किया तो -x, -1 को -3 से किया तो माइनस प्लस का 3 बराबर, ऐसे इसको करो। x को x से किया तो हो गया x², x को -1 से किया तो -x, 5 से किया तो 5x, फिर 5 को 1 से किया तो माइनस के 5। ओके, इस पूरे को बराबर के इधर लेके आ जाओ, यही काम था अपना। 2x² ये जैसा है वैसे लिख दो इसको, तो है ना। अब ये इधर लाओगे तो ये माइनस का x² प्लस का x माइनस के 5x और प्लस के 5, उधर कौन बच गया 0। ओके, अब देखो 2x² और -x², यहाँ पे भी कौन बच गया प्लस का x², माइनस का 6x और माइनस का x माइनस के 7x और 5 माइनस के 12x और प्लस का x तो माइनस के 11x, ठीक है। प्लस का 3 और प्लस का 5 तो कितने हो गए प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ बताओ x की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये द्विघात होगा या नहीं होगा, ये द्विघात होगा, ठीक है। ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपना चौथा पांचवा। अब करते हैं छठा। 6 ये है, देखो यहाँ पर ये तो जैसा है सीधा लिखोगे। ये क्या है बच्चों, ये a - b का होल स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले यही काम करो कि a - b का होल स्क्वायर खोल दो, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं पहले। तो चलो ये हो गया x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b², b कौन है 2 का स्क्वायर 4a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b, यानी कि इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ये हो जाएगा x² प्लस का 4। देखो 2 दूनी 4 गुणा x तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x। अब बस इतना। अब इस पूरे को उठा के इधर लेके आ जाओ, अपना काम ख़त्म। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस का x² माइनस का 4 और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x बराबर में कौन है 0, ठीक है। यहाँ से सीधी सी बात है कि प्लस का x² माइनस का x² तो गया काम से। अब पीछे बच गया प्लस का 3x और प्लस का 4x, तो कितने हो जाएंगे अपने पास प्लस के 7x प्लस का 1
माइनस का 4, तो माइनस का 3 बराबर 0। बताओ ये द्विघात है या नहीं है? नहीं है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जब x की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये द्विघात है या नहीं? नहीं है। बिल्कुल सिंपल, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला ज़रूर लिखा करो। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सॉरी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जगह है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², कैसे भी लिख दो, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो, a का क्यूब, a कौन है भाई? x है। तो a का क्यूब x³ प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a कौन है? x, यहाँ से 3a² इंटू b कौन है? 2 प्लस 3, a कौन है? x, b कौन है? 2, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर बराबर वाला बाद में, पहले अपन इधर का ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा अपने x³ प्लस का 8। अब देखो प्लस x², 2 को 3 से किया तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा, 6x² प्लस इसको किया पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को 3 से करोगे तो 4 तिया 12, को x से करोगे तो 12x। ये तो इधर जो लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि x प्लस 2 का होल क्यूब है। अब इधर वाले को क्या करोगे? इसको पहले इससे गुणा करोगे और फिर इसको इससे करोगे। 2x को x² से किया तो ये हो जाएगा 2x³, है ना। x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो x की घात 3 हो गई। अब 2x को -1 से किया तो माइनस का 2x। ओके, अब इस पूरे को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस के 12x माइनस का 2x³ और ये माइनस है तो प्लस का 2x बराबर 0, ठीक है। प्लस का x³ माइनस का 2x³, तो पीछे कौन बचेगा? माइनस का x³ भाई, माइनस ज़्यादा है ना। प्लस का 6x² और कुछ है नहीं, तो प्लस का 6x², घातों को घटते क्रम में लिख रहा हूँ। प्लस के 12x प्लस के 2x कितने हो गए? प्लस के 14x प्लस का 8 और कुछ है नहीं, प्लस का 8 बराबर 0। अब आप बताओ x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये द्विघात होगा या नहीं? तो बच्चों ये द्विघात नहीं होगा। ओके, इसका करते हैं लास्ट 8वां पार्ट। इसमें भी क्या है? इसमें तो बच्चों फॉर्मूला लग रहा है, वो लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप सबसे पहले ऐसा करो, a माइनस बी का होल क्यूब ही लिख दो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो इधर जो है उसको पहले लिख देते हैं। इधर अपने कौन है? इधर अपने हैं x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर a³ कौन है? ये है a और ये है b। तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b का क्यूब, b को मतलब 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a का मान x, b का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे गलती करने का चांस क्या होता है?
बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि ये सर माइनस का 2 है इसलिए -2 ले नहीं, ये फॉर्मूला है a माइनस बी, ये माइनस तो इस फॉर्मूले का है, b का खुद का वैल्यू ये है ना। अगर ऐसा होता ना x माइनस 2 तब ये b का मान माइनस होता है। यहाँ गलती करते हैं अक्सर, तो मैं चाहता हूँ अब ना करें। ओके, ये हो जाएगा अपना x3, ये माइनस का 4x², ये माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x³ माइनस का 8। अब देखो x² और 3 दूनी 6x, तो माइनस का 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 3 से किया तो 12 प्लस के 12x, सभी को उठा के इधर लेके आ दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x³ माइनस का है तो प्लस का 8 प्लस के 6x² और माइनस के 12x बराबर 0। ओके, अब ये देखो प्लस का x³ माइनस का x³ तो कट गया, माइनस का 4x² और प्लस का 6x² तो क्या बच जाएगा, प्लस का 2x² ज़्यादा, माइनस का x और माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 बराबर 0। बताओ यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जब x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात होगा या नहीं होगा, ये y द्विघात समीकरण होगा, ये इसका आंसर। ओके बच्चों, बिल्कुल आराम से। मैं तो एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि एक बार में ही करें और एक ही बार करें और बिल्कुल शांत तरीके से एक साइड कोने में जाके कॉपी पेन लेके तरीके से पढ़े, तब तो है फ़ायदा, नहीं तो ठीक है ना। तो अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। ये जो भाषा दे रखी है, इस भाषा से द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ है बच्चों को, अभी मैं 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। तुलना नहीं कर पाते, किसको x लें किसको नहीं लें, क्या करें, पहले ये लिखा हुआ बाद में ये लिखा हुआ, 1 सेकंड के अंदर आप समझ जाओगे, अगर आप में समझने की ललक है झलक है तो, नहीं तो नहीं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। अब किसको लंबाई लें किसको चौड़ाई लें मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसने कहा कि आयताकार भूखंड, तो आयताकार भूखंड का मतलब प्लॉट, ये आयताकार प्लॉट ले लिया, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब x किसको लें और ये किस, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं इसको ध्यान से समझना। अगर आपने ध्यान से 2 मिनट लगा के समझ लिया तब तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, नहीं तो आप परेशान होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, देखो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के, क्या लिखा हुआ, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। अब देखो यहाँ पर तुलना किससे की हुई है, चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि चौड़ाई से तुलना की गई है किसकी, लंबाई की। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो उसको लेना है x। अब चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई को क्या लोगे, x लोगे, फिर इस x का दुगुने में 1 जोड़ो, कुछ भी करो, जिससे तुलना की जाए उसको x लेना है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखो मैं अगर ऐसे बोल दूं, राम लक्ष्मण से बड़ा है, इतना इतना जो भी है, आप बताओ तुलना किससे की है, राम लक्ष्मण से बड़ा है, लक्ष्मण से छोटा है, लक्ष्मण से पढ़ाई में होशियार हैं, लक्ष्मण से ये हैं, जो भी हैं, तो तुलना तो लक्ष्मण से की है ना। तो जिससे तुलना की जाए उसको तो x लेना है, वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको आगे लिख दे
और इसको पीछे लिख दें। कैसे? देखो ऐसे कि भाई लक्ष्मण से राम बड़ा है। ओके, अभी भी तुलना किससे की है? तुलना तो लक्ष्मण से ही की है, तो लक्ष्मण को क्या लोगे? x लोगे। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो इतना है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चौड़ाई को क्या मान लोगे? x। अब लंबाई क्या है? देखो, माना भूखंड की चौड़ाई, तुलना चौड़ाई से की है ना, तो कितनी है? x मीटर। सारे मीटर में लेना है, सब दे रखा है मीटर में। तो भूखंड की चौड़ाई है x मीटर। अब बताओ लंबाई क्या होगी? चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक। हो गया खत्म। लंबाई क्या है? वापस देख लो, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यहाँ दिया है दिया क्या है? दिया है भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड यानी कि भूखंड का मतलब हो गया आयत, आयताकारी दिया हुआ है। तो भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई की जगह लंबाई रखते हैं और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख के सॉल्व करते हैं। ओके, देखो लंबाई कितनी है भाई? लंबाई तो है 2x + 1। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? x बराबर कितनी है? 528। ठीक है। अब इसे अपने को द्विघात समीकरण ही बनाना है। तो ऐसे तो अपन ने बहुत सॉल्व किए हैं। ये x इससे भी गुणा है और x इससे भी गुणा है, तो गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x बराबर 528। तो समीकरण बनाना है तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये अपना हो जाएगा आंसर। समीकरण ही बनाना है। अब जो x की वैल्यू है ना, x आपने क्या लिया था? चौड़ाई। अब इस x की वैल्यू गुणनखंड विधि से करो, श्रीधराचार्य विधि से करो, किसी भी विधि से करो, है ना, लेकिन वो अभी नहीं करना है, अभी इतना ही करना है अपने को। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं। देखो बच्चों, इसका सेकंड है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक पूछा है ना, और वो भी क्रमागत। तो इस क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब होता है जस्ट उसके बाद वाला। जैसे मान लो एक धनात्मक पूर्णांक आपने ले लिया है 5, तो 5 के बाद कौन आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा? नहीं, 5 के बाद तो 6 ही आएगा ना। तो ये क्रमागत हो गए। मान लो आपने पहले 11 ले लिया, तो अब क्या क्रमागत यानी कि जस्ट बाद वाला 12 लेना पड़ेगा। मान लो आपने 1 ले लिया, तो बाद में क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। मतलब दूसरा वाला 1 ज़्यादा है ना, दूसरा वाला तो 1 ज़्यादा है। तो पहला आप अगर क्या मानो x, तो बताओ दूसरा x से कितना ज़्यादा है? भाई दूसरा जो है वो x से 1 ज़्यादा है। बस ये चीज़ थी क्वेश्चन की। यानी कि आप क्या करोगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। तो आप ये लिखोगे, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई? एक तो है x और दूसरा क्या है? x + 1। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दिया है प्रश्नानुसार, ये दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इनका गुणनफल 306। क्या 306 क्या है? गुणनफल है वो कितना है? 306। बस। अब तो ये मेन तो यहीं तक था, बस ये लिख दिया, बात खत्म। गुणनफल यानी कि x × x + 1 बराबर कितना है? 306। x को x से किया तो ये हो जाएगा x²। x को 1 से किया तो x बराबर 306।
306 को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306, ये अपना हो जाएगा आंसर। ओके, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तीसरा और चौथा दोनों इम्पोर्टेंट है, बड़े नंबर में आते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 3 वर्ष बड़ी हैं। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो पहले तो द्विघात समीकरण बनाना है। ध्यान रखने वाली बात है कि तुलना किससे की जा रही है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है रोहन से। किससे की गई है, रोहन से तुलना की गई है ना। रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से। तो आप x किसको मानोगे, रोहन की आयु को x मानोगे, ठीक है। तो सबसे पहला यही है, अपन यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आगे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पहले क्या करोगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान लोगे, x वर्ष, ठीक है। तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 वर्ष। ओके, ये पहली तो ये चीज़ लाइन से इससे आपको समझ लेनी है। फिर इसने कहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात बोलो या फिर 3 वर्ष बाद बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितनी है, रोहन की x है, तो 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 उसमें जुड़ जाएगा और क्या, बात खत्म। तथा उसकी माँ की 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है x प्लस 26, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26 में 3 जोड़ दो, ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। बस ये चीज़ समझने वाली थी। अब इसने ये कहा है क्वेश्चन ने कि अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, आयु का गुणनफल, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। आयु क्या है, 3 वर्ष पश्चात आयु क्या है, आयु है x प्लस 3 और ये है x प्लस 29 बराबर 360। अब तो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही करना है, ठीक है। तो पहले गुणा करते हैं इनको। x को x से किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर, x को 29 से किया तो कितना आ गया, प्लस के 29x। फिर इसको 3 से किया तो ये हो जाएगा 3x, 3 को फिर 29 से किया तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, बराबर कितना हो गया 360। ओके, अब इसको 360 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 360 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस का 3x प्लस का 87 और माइनस के 360 बराबर 0। तो अपने पास आखिर समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितने हो जाएंगे, प्लस के 32x, और ये 360 में से 87 गए तो पीछे कितने बच गए, 87 माइनस 360 कितना हो जाएंगे, माइनस के 273 बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गई और यही अपना आंसर है। अब x का मान चाहे गुणनखंड विधि से निकालो, श्रीधराचार्य से निकालो, किसी से भी निकालो, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दूसरे का फोर्थ पार्ट। पहले तो अपन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ओके, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में
3 घंटे अधिक लेती हैं, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसने ये कहा है कि पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं कि भाई एक रेलगाड़ी है, ठीक है। अब ये जो रेलगाड़ी है इसकी जो चाल है, अभी जो ये चल रही है वो चाल अपन ने मान ली है भाई x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो दूरी है वो कितनी है 480 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है। अपन ने माना क्या है, देखो रेलगाड़ी दिया हुआ है, रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। तो वो समान चाल अपन ने क्या मान ली है x, तो एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बताओ समय कितना लगेगा। तो जो समय है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480 और समय कितना है चाल कितनी है x। फिर ये कह रहा है कि ये चाल जो है x से कम हो जाती है। बताओ कोई गाड़ी चल रही है, उसकी चाल कम होगी तो समय ज़्यादा ही लगेगा ना, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। फिर ये कह रहा है कि भाई यही रेलगाड़ी इतनी ही दूरी और तय करनी है, अब मैं इसको इतना नहीं दौड़ाऊंगा, अब मैं इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दूंगा, यानी कि ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल हो जाएगी और दूरी यही रहेगी। तो यहाँ से भी समय का सूत्र लगाओ। फिर दोनों समय में जब देखो इसकी चाल कम होगी तो 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही है। ये कितने घंटे ज़्यादा ले रही 3। तो ये क्वेश्चन है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर अब अपन इसमें क्या करते हैं कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की समान चाल है, माना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माना रेलगाड़ी की समान चाल अपन ने कितनी मान ली x। चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी की समान चाल है। और यही रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी करती है। तो इस रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बिल्कुल अपन लिखते हैं कि भाई 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय क्या होता है दूरी बटा चाल। तो समय क्या होता है, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, ठीक है। तो इतना समय उसको लग गया, ठीक है। अब देखो दूसरा ये है कि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, है ना, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, है ना, उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में लगा समय। समय क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो वही रहेगी, चाल कितनी है, अब चाल कम हो गई है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा ये आ गया, समय किस में आ गया घंटा में आ गया, ठीक है, इतने घंटे या इतना घंटा, ठीक है। तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये समय लग रहा है, दूरी चाल कम किया है ना, चाल कम करने पर समय ये लग रहा है। अब आप ऐसा है इसको अपन ले लेते हैं, t2 और इसको ले लेते हैं t1। अब देखो कि 3 घंटे का अंतर है। अब 3 घंटे कैसे जोड़ोगे, ये अपन ऐसा करते हैं भाई दोनों समय बराबर कर दिया। गलती होने का चांस होता है यहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान से समझे कि भाई ये t1 समय है, ये रहा, ये t2 समय है, ये रहा है। अब 3 घंटे ऊपर नीचे हैं, तो जिधर समय कम है ना उधर 3 जोड़ो। तो आपको पता है कि भाई चाल ज़्यादा है तो समय छोटा है, ये समय कम है और ये समय ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चाल कम हो रही तो समय ज़्यादा होगा। तो जो समय ज़्यादा है उधर 3 नहीं जोड़ना है, जो समय कम है उधर 3 जोड़ दिया, अपना समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। अब t1 कितना है देखो,
T1 है मेरे पास 480/x, ये प्लस का 3, और ये कितना है 480/x माइनस 8। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि बराबर 0 करना पड़ेगा। तो इसको अपन इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 480/x, ये पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। 480/x माइनस 8 प्लस का 3 बराबर 0। अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, इसको भी भिन्न बना दो, बात खत्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए, बिना को हल करने के लिए लसअप लेना पड़ता है। बताओ अब इसका लसअप क्या लोगे, इसका लसअप इन दोनों का गुणा ही वही होगा, तो इसका लसअप हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, गुणा करके मैंने कैसे किया है देखो, समझा देते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया है 7/5 प्लस का ये ले लिया है मैंने 6/3। अब देखो 5 और 3 का लसअप क्या होगा, इनका गुणा, 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से इसको लिया मैंने। ठीक है, अब देखो x का भाग x में इस पूरे के अंदर x का भाग ये तो कट जाएगा, पीछे कौन बचेगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 इसके अंश से गुणा होगा किससे, 480 से, फिर बीच में माइनस है, x माइनस 8 कट जाएगा तो पीछे x बचेगा, तो 480 किससे गुणा होगा, x से, प्लस 1 का भाग इसमें दोगे तो इतनी बार जाएगा, तो ये पूरा का पूरा किससे गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि ये 3 से पूरा का पूरा गुणा होगा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब देखो 480 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 को x से किया तो x माइनस 480 को 8 से किया तो 8 0 0, 8 को 8 से किया तो 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस के 480 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 को इस पूरे से गुणा करना, जो मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, बटे में कितना है x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इधर है तो आप इसको एक बार देख लो, फिर मैं इसको साफ करके यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, 480 x प्लस का माइनस का और प्लस का तो कट जाएगा, तो यहाँ कौन बच जाएगा, यहाँ बचेगा अपने माइनस के 3840, फिर प्लस ये पूरा का पूरा 3 इस पूरे से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा x, पहले तो इसको गुणा कर दो, ऐसे में x को x माइनस 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 8x, फिर इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x। ये पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 0। तो बस समीकरण आ गया अपने पास। समीकरण क्या आ गया, इसको सही लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस के 3840 बराबर 0। अब इसको इसके देखो के, और किसी से पूरा का पूरा समीकरण में किसी का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें देखो जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो कैसे चेक करोगे, इनका योग करो, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो पूरे समीकरण को 3 से भाग दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का भाग 24 में दोगे तो 8 या 24, 8x माइनस 3 का भाग इसमें दोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 3 8 24 और 0 बराबर 0। तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल सिंपल है, प्लस अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़े 1-2 बार करोगे तो आसान हो जाएगा। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अच्छे से पढ़ते रहें, मन लगा के। बस मेरा फर्स्ट और लास्ट एक ही संदेश रहता है, हमेशा कंटिन्यूटी रखें। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मतलब बीच बीच थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना चाहिए। एक साइड बैठ के कंटिन्यू, अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा कंटिन्यू पढ़े, फिर 2 घंटा पढ़ते हो 2 घंटा कंटिन्यू पढ़े। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और एक दिन 1 ही घंटा पढ़ा, तो कोई मतलब नहीं। और पूरा करें, एक बार अगर आप पढ़ने बैठ गए हो तो उसको पूरा सॉल्व करके ही उठें। अगर कुछ करना है तो जज्बात बना के रखो। ओके बच्चों, अपन करते हैं 4.2 नेक्स्ट वीडियो में।
तो इसके और वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसमें सबसे नीचे सारे वीडियो है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।